दोस्तों, आज हम 22 जनवरी 2025 की न्यूज को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले 21 जनवरी को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन था एंड इट वाज रियली इजी क्वेश्चन टू डू। पूछ क्या रहा था भाई कि नॉर्थ सी की कंट्रीज कौन कौन सी है, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। अगर आपने एक बार भी नॉर्थ सी देखा हुआ है तो आपको ये इजीली आ जाएगा। अभी देखो, हमने तो ये कल ही किया है, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 1 सेकंड में ही देखेंगे। ये देख नॉर्थ सी, आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि रशिया दूर दूर तक यहाँ से कोई बॉर्डर नहीं बनाता है, क्योंकि रशिया देखो यहाँ पे है, यहाँ पे इस एरिया में रशिया है, तो कोई बॉर्डर बनती ही नहीं है। नॉर्थ सी वाला अपना एरिया ये रहा, तो हमारा इजीली क्या हट जाता है भाई, सबसे पहले रशिया हट जाता है। फिर देखो, कॉमन आपको सिर्फ ये पता है कि भाई नॉर्वे के बाद स्वीडन है और बाद में फिनलैंड है। यहाँ पे फिनलैंड है और वो सिर्फ बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर बनाता है और किसी के साथ नहीं, तो हमारा तुरंत यहाँ से फिनलैंड भी हट जाता है। और रही बात नॉर्वे और जर्मनी की, भाई तो बिल्कुल बनाता है, ये रहा नॉर्वे बहुत बड़ी बनाता है और यहाँ पे हमारा जर्मनी भी बनाता है, ठीक है। तो भाई आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गलत है 2 सही है, तो आंसर इज ओनली 2। अभी देखो ना, ऐसे क्वेश्चन की एक खासियत है कि आपने ये नहीं पढ़ा है ना, तो यकीन मानिए आप कर ही नहीं सकते हो। मतलब ये ओनली 1 2 3 4 वाले क्वेश्चन में गेस करना इम्पॉसिबल है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं आता ना तो मेरी मानिए तो स्किप ही कर देना, क्योंकि यहाँ पे गेस वर्क नहीं चलेगा, खामखा माइनस होगा सिर्फ। अब ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन था और पूछ क्या रहा था कि हमें डिस्कस करना है, किसको डिस्कस करना है, तो पॉसिबल फैक्टर दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग यूसीसी। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस यही पूछा है कि भाई यूसीसी को बनाने में कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को रोक रहे हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। देखो यहाँ से ऊपर से देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारे 2 3 अप्रोच यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले हम बता सकते हैं कि भाई डीपीएसपी क्या है। क्यों डीपीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला है ना प्रोवाइडेड इन डीपीएसपी, तो हाँ हम वो डीपीएसपी बता सकते हैं, बट वो डायरेक्ट नहीं होगा। डू रिमेम्बर, ये बहुत ही इनडायरेक्ट है कि डीपीएसपी आप बता रहे हो, बट फिर भी बता सकते हैं। फिर आप यूसीसी क्या है वो बता सकते हो। फिर दोनों का लिंकेज बता सकते हो कि डीपीएसपी में यूसीसी कहाँ पे है और उसका मतलब क्या है, ठीक है। ये तीसरी वे हो जाएगी, तीसरी में दोनों को साथ बोथ। फिर चौथी वे है क्या है, करंट अफेयर बेस्ड लिख दिया आपने कुछ। करंट अफेयर में क्या लिख सकते हो, हमने कल ही देखा था ना कि भाई यूके ने यानी कि उत्तराखंड ने यूसीसी के रिलेटेड मैन्युअल इशू कर दिया था, तो भाई वो चीज भी हम लिख सकते हैं। फिर एक और आप लिख सकते हो, देखो यूसीसी है तो बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं जिन्होंने कुछ न कुछ यूसीसी के बारे में बोला है। अभी देखो आपका बैकग्राउंड कौन सा है मुझे नहीं पता है, बट मेरा पीएसआईआर है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ यूसीसी के बारे में बोला है, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के मैंने आपको बहुत सारे वे बता दिए, इट्स मोर देन इनफ। और समझ लीजिए कोई भी नहीं आता है आपको, ये इनमें से कोई भी आपको नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, क्वेश्चन में ही लेना है कि भाई फैक्टर्स दैट इनहेबिटिंग इंडिया फॉर इनेक्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड एज पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस्ड बिलो। डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ओके, मैंने देखो क्या लिखा है कि आर्टिकल 44 हमें यूसीसी के बारे में बात करता है, फॉर यूसीसी सिटीजन थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी। अभी देखो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यही कायदे से हमारे आर्टिकल में बताया गया है कि भाई सिटीजन के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी हमें यूसीसी बनाना है, तो मैंने वही का वही लिखा है, ठीक है। फिर देखो हल्का सा हमने छोटे से डायग्राम में बता दिया कि यूसीसी मतलब क्या, तो सिविल लॉज अंडर यूसीसी, तो मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और डिवोर्स सबको गवर्न करता है। मतलब देखने वाले को ना पता चल जाता है कि हाँ भाई मुझे यूसीसी के बारे में पता तो है कि चीज क्या है। और देखो दिखने में भी अच्छा दिखता है, राइट, कि छोटा सा डायग्राम है और कुछ चीजें बता रहा है। मैं चाहता तो इसको 2 लाइन में भी लिख सकता था, बट जहां पे हम डायग्राम बना सकते हैं ना वहां पे बना देना है, छोटा सा ही बनाओ पर बना दो, क्योंकि दूसरे आंसर में तो वो नहीं आने वाला है, तो बना दीजिए। दूसरे मतलब ये आगे तो वो नहीं आने वाला डायग्राम, ऐसे क्वेश्चंस में जीएस 2 में डायग्राम्स नहीं बनते हैं ज्यादा, बट इधर जो है वो हम बना सकते हैं। ओके, अभी पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है जो रोक रहे हैं, तो अभी पॉलिटिक्स है सबसे बड़ा, तो पॉलिटिक्स ही नहीं बनाती है, क्योंकि एक अगर पार्टी चाहेगी ना कि चलो बना देते हैं, तो दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं बनाना है। जुडिशरी ने अपने साहबानो जजमेंट में बोल दिया था कि भाई यूसीसी लेना चाहिए, ये अच्छा है, आप ला क्यों नहीं रहे हो। जबकि उसी टाइम पे ये जब जजमेंट आया ना उसके 2 3 साल बाद ही वुमन मुस्लिम वुमन एक्ट 1987 आता है, 1987,
और उसमें भाई मना कर देते कि नहीं नहीं भाई, शाहबानो जजमेंट ने जो भी बोला हो, हमें कोई यूसीसी की जरूरत नहीं है, हटाओ उसको। तो ये क्या दिखाता है, ये पॉलिटिक्स दिखाता है कि पॉलिटिक्स जुडिशरी ने जो बोला उसके भी ऊपर हो रही है और अपने वोट बैंक्स के लिए कुछ भी कर रही है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉलिटिकल रिडक्टेंस। दूसरा क्या है, अलेज्ड टू वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो यहाँ पे ना ये अलेज वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो मे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है, ऐसा बस इसके ऊपर आरोप है कि ये वायलेट करेगा, बट करता तो नहीं है, राइट। तो ऐसे वर्ड को आपको लिखना है। अलेज का मतलब क्या होता है भाई, अलेज का मतलब कि भाई इसके ऊपर आरोप है ये, तो आपको ऐसा लिखना है। ये एक शब्द से आपका पूरा लाइन का मतलब बदल जाता है। या फिर ऐसा लिख दीजिए कि मे वायोलेट, तो भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली नहीं करता है। कौन से आर्टिकल्स हमारे होते हैं, तो रिलीजियस राइट्स वाले 25 से 28 में आपको जो सेट हो रहा है आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 25(6) लिखे हैं क्योंकि वही ज्यादा पर काम आते हैं। आगे, मे हैम्पर ट्राइबल राइट, क्योंकि डेफिनेटली नहीं है करेगा, बट कर सकता है, क्योंकि भाई ट्राइब के अपने कस्टम्स एंड रिचुअल्स होते हैं जो कि वही फॉलो करते हैं, स्पेशली कहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में। और उसमें ना मुझे बाद में आर्टिकल याद आया, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बाद में लिखा है, 31 वाला 371 वाला, आंसर के वक्त नहीं लिखा था। तो ये आर्टिकल क्या है, तो भाई नागालैंड मिजोरम वाला जो एरिया है ना, वहां पे ये राइट देते हैं कि पर्टिकुलर ट्राइब है, उनको अगर कोई भी अपने कस्टम और ट्रेडिशन फॉलो करने हैं तो वो कर सकते हैं, उनको वो नॉर्मली सिविल लॉज या क्रिमिनल लॉज से नहीं चलना हो तो इट्स फाइन। तो ये आप अब आगे से याद रखोगे, ठीक है। 371 क्लॉज ए, ये आर्टिकल सेम वैसा है जैसे हमारा वो 370 नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर, ये उस तरीके से काम करता है कुछ, बट कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड और मिजोरम वाले एरिया में। नागालैंड मिजोरम है या फिर नागालैंड मणिपुर है, दो में से कोई है। फिर और क्या दिक्कत हो सकती है कि प्रीजुडिशियस है, कि लोगों को लगता है कि यूसीसी आएगा ना तो उनके रिलीजियस राइट चले जाएंगे, हमारे ऊपर हिंदू लॉ थोप दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा सब हमने मान रखा है, क्योंकि अभी भी हम ऑलरेडी क्रिमिनल लॉ तो सेम ही है ना हमारे, तो भाई सिविल लॉ सेम हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कुछ खास नहीं पड़ेगा, ऊपर से यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। बट हाँ, ये जो चैलेंजेस है वो तो रहने ही वाले हैं भाई। दूसरा क्या है, 21st कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लॉ कमीशन की, उन्होंने बोला था कि भाई यूसीसी की हमें नीड भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है। और फिर लैक ऑफ कंसेंसस भी है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल एंड रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो। ओके, तो ये भी हो गया, ठीक है। अभी देखो 6 पॉइंट है ना, ये बहुत ही वेग पॉइंट है, वेग मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है सिर्फ जगह भरने के लिए। और देखो यहाँ पे ना आपको ये सब भी सीखना है कि कौन सी लाइन का कब हाईलाइट करना। देखो यहाँ पे मैंने प्रीजुडिस को दिया, यहाँ पे सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉ को हाईलाइट किया, कि बंदा पढ़ेगा ना तो ही उसे पता चल जाएगा, फॉल्स प्रीजुडिस एंड परसेप्शन रिलेटेड टू हिंदू पर्सनल लॉज। यहाँ पे देख लीजिए, मे हैम्पल ट्राइबल राइट इन नॉर्थ ईस्ट, आर्टिकल 371 क्लॉज है। फिर वायोलेट फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 25-26। मतलब आपको अगर पूरा नहीं भी पढ़ना है तो भी आपको एक शब्द से मतलब पूरा समझ जाते हो, उसी तरीके से हाईलाइट करना है, दैट्स इट। अभी देखो, कायदे से जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था ना, वो मेरा आंसर हो गया कि क्या इनहिबिट फैक्ट करते हैं फैक्टर्स, तो मैंने बता दिए। बट क्या इधर आंसर खत्म हो जाता है, नहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमें वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा कि दो पई इंडिया करेगा क्या, क्यों, क्योंकि देखो ये है 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, 12.5 का है। 12.5 मतलब पूरे का पूरा 2 पेज आपको यूटिलाइज करना है। अगर 10 मार्क का होता ना तो मैं यहाँ तक करता तो चलता, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये 12.5 है तो करना है। ओके, देखो फिर मैंने मेजर्स बता दिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई बता ही देने हैं, कोई भी समस्या है तो मेजर्स हमें बताने हैं। क्या हो सकता है, पीपल का पार्टिसिपेशन करवाइए, फिर कोडिफाई करिए आप पर्सनल लॉज को, और फॉलो कीजिए गाइडलाइंस ऑफ 22nd लॉ कमीशन एंड सायरा बानो जजमेंट। 22nd लॉ कमीशन ने बोला है कि हाँ भाई जो यूसीसी है वो अच्छा है, और सायरा बानो ने भी बोला है यूसीसी है वो अच्छा है, सायरा बानो जजमेंट 2017। ओके, फिर हमने कंक्लूड कैसे किया है, तो भाई बी आर अम्बेडकर जी की बात बता दी है कि भाई एज पर बी आर अम्बेडकर, देखो डायरेक्ट नहीं लिखना है कभी भी बी आर अम्बेडकर, आपको आगे पीछे कुछ लिखना है कि कौन बी आर अम्बेडकर, तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। ये याद रखना, कभी भी आप किसी पर्सनालिटी का नाम लिखो ना तो ऐसे ही मत लिख देना, वो आपको ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है और वो ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए। हाँ, कहीं पे समरी लिख रहे हो तो ठीक बात है कि मतलब मुझे बताना नहीं था, बट यहाँ पे जैसे समझ लीजिए कि ये बात जैसे बी आर अम्बेडकर जी ने बोली थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज पर अम्बेडकर जी, बस। पर मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, कायदे से उस पर्सन का यूज कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है आगे पीछे कि वो पर्सन कौन है। तो भाई बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था
कि यूसीसी इज डिजायरेबल बट विथ पीसफुल मैनर। ठीक है, और खत्म हो गया हमारा आंसर। अभी समझ लीजिए आपको कंक्लूजन नहीं आता था तो क्या करते, बस वही लाइन लिख देते कि hence above factors inhibiting India from creating UCC, या फिर ऐसा लिख देते कि thus India should keep in mind of discuss measure as above to work or to address the inhibiting challenges। ऐसा कुछ लिख देते, मतलब समरी, जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसी की समरी, ऊपर जो आपने लिखा है उसी की समरी, दैट्स इट। पर मैं तो बोलूंगा देखो ऐसी सब बातें ना आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। अगर नहीं भी पता है ना तो जो हम रोज आंसर डिस्कस कर रहे हैं उससे जो भी नया पॉइंट मिलता है उसको याद रखिए, और इन फ्यूचर ये दिमाग में रखिए कि मुझे ये यूज करना है, तो आप कर पाओगे। चलिए अभी हमारे न्यूज को देखते हैं, ठीक है। अभी देख सबसे पहले ना हम पर्सनालिटी कर देते हैं। पर्सनालिटी न्यूज कौन थे भाई, तो ये थे रास बिहारी बोस, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी भाई। अभी आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के रखा है मैं उम्मीद करता हूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने इनके बारे में पढ़ा ही पढ़ा होगा। ओके, न्यूज में क्यों था भाई, तो 21 जनवरी को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, इनके लिए न्यूज में था। रास बिहारी बोस जी का जन्म हुआ था बंगाल में, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, 1789 में जो हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी क्यों हुआ था, तो उधर के जो राजा थे अपने लुई, ठीक है, लुई के खिलाफ पीपल आ गए थे कि भाई इनका अब जो शासन है, रूलिंग है, वो एकदम ही बकवास है और उसको भाई ठीक करना चाहिए। और भाई लुई का सर धड़ से अलग कर दिया था और अपने हाथ में सब रूलिंग ले ली थी। फिर हालांकि फिर आगे जाके उधर वहां पे बन जाते हैं राजा नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, इन शॉर्ट वो उससे इंस्पायर्ड थे। और अगर कोई इससे इंस्पायर्ड है जहाँ पे वायलेंट तरीके से जो गंदा रूलर था उसको हटा दिया गया है, तो उनके विचार भी कैसे होंगे, रेडिकल होंगे, राइट, एक्सट्रीम होंगे। तो जो रास बिहारी बोस थे वो क्या थे, वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके, एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते या फिर आप वी शुड से रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है, रिवोल्यूशनरी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ देखो, क्योंकि रास बिहारी बोस है ना वो रिवोल्यूशनरी है, दूसरे शख्स हैं वो है रास बिहारी घोष, और जो घोष है ना वो अपने मॉडरेट है। तो ये बोस और घोष में आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ये ध्यान रखना कि बोस है मतलब अपने सुभाष चंद्र बोस के जैसे, वो सेम है, ठीक है, घोष जो है वो मॉडरेट है। ओके, तो वे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने बंगाल छोड़ दिया था। क्यों, तो भाई अलीपुर बॉम्ब केस के ट्रायल्स चल रहे थे तब उन्होंने बंगाल छोड़ दिया था। इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे। फिर इनके कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, तो भाई युगांतर ग्रुप में भाई ये रिवोल्यूशनरी मेंबर थे, फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में ये इन्वॉल्व थे, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में ये इन्वॉल्व थे, मतलब इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये फाउंड किया था टोक्यो के अंदर। फिर ये गदर मूवमेंट के भी की फिगर थे, और आजाद हिंद फौज के फॉर्मेशन में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट बहुत ही काम किया था। आजाद हिंद फौज मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने लेड करके इंडिया में लेके आ गए थे, ठीक है, वही। अभी ना यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा आजाद हिंद फौज का, अभी इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव तो बहुत है बट आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि एकदम शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। तो बस डायरेक्ट हमारा फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे रास बिहारी बोस। तो वही कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में हुआ था, वहां पे ही उन्होंने टोक्यो में बोल दिया था कि भाई इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है। ओके, फिर उन्होंने आगे जाके रास बिहारी बोस ने ही कंट्रोल इनका सौंप दिया था सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, मेन में भी हमें याद रखना है, ठीक है। टोक्यो में मीटिंग हुई और रास बिहारी बोस ने ही सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का चेयरमैन बना दिया था, उनको सब कुछ सौंप दिया था, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंस लीग है उसी के अंदर हमारा फिर आईएनए आ गया था। आईएनए की बात करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, तो मोहन सिंह ने इन्हों का आइडिया लाया था, सिंगापुर में उन्होंने इसकी आर्मी बनाई थी। फिर जापानीज के साथ उनका थोड़ा टसल हो गया, फिर निकाल दिया वो आर्मी सब खत्म हो गई। फिर आगे जाके अपना सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो जब लीडर बनते हैं आईएनए के, तब इसको भी हाथ में लेते हैं, ये सॉरी आईआईएल के लीडर बनते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तभी आईएनए को भी हाथ में लेते हैं, और फिर फ्री इंडिया के लिए मुहिम छेड़ देते हैं, और तभी वो डायलॉग देते हैं, भाई गिव मी ब्लड आई विल शैल गिव यू इंडिपेंडेंस, और डिक्लेयर कर देते हैं वॉर ब्रिटिशर्स के सामने। और तभी वो नारा भी देते हैं कि दिल्ली चलो, ठीक है, क्योंकि उन्हें दिल्ली जीतना था। फिर आजाद हिंद रेडियो से वो पहली बार बात करते हैं, और जो अपने गांधी जी है उनको फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, और भाई अंडमान निकोबार तो जीत भी लेते हैं। और पहली बार वो फ्लैग कहाँ पे अनफ्लर करते हैं, तो भाई मोइरांग में फ्लैग अनफ्लर करते हैं बाय कर्नल मलिक।
और जो कर्नल मलिक थे वो कौन से ग्रुप के मेंबर थे? तो भाई बहादुर ग्रुप के मेंबर थे। अलग अलग उनके ग्रुप थे भाई। झांसी रेजिमेंट उन्होंने एक बनाई थी, एक उन्होंने शायद ना भगत सिंह रेजिमेंट, मुझे याद नहीं, रहने दीजिए, मैं खामखा गलत नहीं बोलता यार। ये झांसी का पक्का है, वो मुझे पता है। तो बस यही था आईएनए का और यही उन्होंने काम किया था। एक सेकंड में मैंने बता दिया है। फिर कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि भाई न्यूज में क्या था, ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कैसे केस और अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस के साथ जुड़े हुए थे, तो दोनों देख लेते हैं। तो देखो, जब भी हम अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम उसके साथ कनेक्ट है। मतलब कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, मुरारीपुकुर कॉन्स्पिरेसी, मानिकतोला कॉन्स्पिरेसी और मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी, ऑल आर सेम। मुझे इससे बहुत दिक्कत हुई थी शुरुआती फेज में, क्योंकि जब पढ़ता था तब अलग नाम आता था, तो पता नहीं चलता था कि यार ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी है। फिर एक बार पता चला कि हाँ भाई ये सारी की सारी सेम है। तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। इन शॉर्ट हुआ क्या था इसके अंदर, तो जो अनुशीलन समिति के मेंबर्स है उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई डगलास किंगफोर्ड जो है उनके ऊपर हम बॉम्ब फेंक देते हैं, उनको उड़ा देते हैं। ऐसा क्यों करना था? तो भाई स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो इनके काम थे ना, वो बहुत ही हमारे लिए नुकसानदेह काम थे। तो इन्होंने बोला कि इसको उड़ा देते हैं भाई। अभी करते तो सही है, उड़ाने भी वाले थे, बट गलती से दूसरों की वो जो होता है ना रिक्शा जैसा, यार क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी। तो किंगफोर्ड में उड़ाना था और गलती से उड़ गई जो लेडीज थी उनकी घोड़ा गाड़ी। तो वो लेडीज की जान चली गई और किंगफोर्ड को तो कुछ नहीं हुआ भाई। इनके अंदर दो लोग पकड़े भी गए, एक खुदीराम बोस पकड़े गए और ये प्रफुल्ला चाकी पकड़े गए। दोनों को फांसी हो गई। नहीं नहीं, दोनों को नहीं हुई, शायद ना प्रफुल्ला चाकी भाग गए थे और बाद में जाके पकड़े गए थे, पर खुदीराम बोस तभी पकड़े गए थे। खुदीराम बोस ना हम ऐसा बोला जाता है, बोला कैसा है कि ये हमारे यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी थे जिनको फांसी हुई, ठीक है। दूसरे भी पकड़े गए, अरबिंदो घोष के साथ साथ दूसरे 35 लोग पकड़े गए थे। तो यही थी अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, या फिर मुरारीपुकुर, या फिर मुजफ्फरपुर, या फिर मानिकतोला। और ये जब होता है तभी वो बंगाल से निकल जाते हैं। कौन निकल जाता है? रास बिहारी घोष। नहीं, रास बिहारी बोस, ठीक है, ध्यान देना, बोस। पर क्या वो निकल के शांत बैठने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। वो आगे जाते हैं और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो जाती है, या फिर दिल्ली लाहौर केस हो जाता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये लोग हार्डिंज को उड़ा देने वाले थे। अगेन हार्डिंज मर तो नहीं जाता है, बट इंजर्ड जरूर हो जाता है। यहाँ पे कौन कौन थे भाई? रास बिहारी बोस थे ऑफ कोर्स, फिर अवध बिहारी थे, फिर सचिन सन्याल थे और बसंत कुमार विश्वास भी थे। ओके, डन हो गया। और ना सचिन सन्याल की बुक बहुत फेमस है, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। ये बुक है बंदी जीवन। बंदी जीवन, इसको याद रखना आप। ओके, चलिए, तो ये मैंने बता दिया। अभी देखो, ये दूसरी भी कॉन्स्पिरेसीज है, पर दूसरी मैं बता नहीं रहा हूँ। जब हम अगर कर पाएंगे रैपिड रिवीजन, जब हम करेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री का, तब मैं ये आपको बता दूंगा। बाकी अभी के लिए दो ही याद रखिए, एक अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस और दिल्ली केस। वैसे ना मेरे अकॉर्डिंग तो जो है में कॉन्स्पिरेसी कहते हैं ना, वो कॉन्स्पिरेसी ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो ये कॉन्स्पिरेसी नहीं ना। कॉन्स्पिरेसी है ब्रिटिश के लिए, हमारे लिए तो ये भाई रिवोल्यूशनरी एक्ट था। तो वी शुड से दिल्ली रिवोल्यूशनरी एक्ट या फिर दिल्ली रिवोल्यूशनरी केस। हमें इसे कॉन्स्पिरेसी नहीं कहना चाहिए, हमें उसे बदल देना चाहिए। ओके, चलो फिर से यहाँ पे आते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं? देखो, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हो गई, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हो गई, ये युगांतर ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, वो हमने देख लिया। फिर ना ये अमेरिका बाजू चले जाते हैं और उधर वहां पे गदर मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और गदर मूवमेंट के दौरान ये वापस आए होते हैं इंडिया में, और ऐसी खबर होती है कि भाई इनको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि गदर मूवमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छी खासी थी और पहले भी वो केसेस उनके ऊपर थे, तो पकड़ लिया जाएगा। बट ये शार्प थे, ये तुरंत ही निकल लिए जापान की ओर और बच गए, कभी भी ये पकड़े नहीं गए। बट हाँ, इनके जो साथी थे ना, ये सन्याल साहब, सचिन सन्याल, वो पकड़े गए थे। फिर ना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट इनका एक और काम इंपॉर्टेंट था, वो था जिमरमन प्लान। जिमरमन प्लान। जिमरमन प्लान में क्या था कि ये लोग जर्मनी से सब वॉर्स क्या बोलते हैं यार, सब गन्स लेके आने वाले थे और यहाँ पे कर देने वाले थे इंडिया में रिबेलियन, कि जैसे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया था ना, हथियार विथार के सबको उड़ा दिया, वैसे ही जिमरमन प्लान में करने वाले थे कि जर्मनी से लेके आएंगे और सबको उड़ा देंगे। बट हो जाती है चीटिंग, जिमरमन प्लान जो होता है वो लीक हो जाता है और वो भी नहीं हो पाता है उसी वक्त। मैंने पहले आपको गदर मूवमेंट बताया ना, वो गलत बात थी मेरी। गदर मूवमेंट तो किया ही किया, फिर जिमरमन प्लान किया, उसके बाद ये रास बिहारी बोस जो है वो जापान भाग जाते हैं और जो दूसरे उनके साथी थे वो पकड़े गए थे। दूसरे साथी में भाई कौन कौन थे? तो भाई अरबिंदो घोष थे,
ठीक है। अरविंदो घोष नहीं, शायद सॉरी, बरिंद्र कुमार घोष थे, ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष। फिर बाघा जतिन, ठीक है, मतलब कि जतिन दास थे, और भी बहुत कुछ थे, ठीक है। मेनली आपको यही याद रखना है कि ये जिमरमैन प्लान में भी इन्वॉल्व थे। तो भाई हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा बहुत हिस्सा तो हो गया भाई आज। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी कौन सी न्यूज थी जो मुझे आपको बतानी थी, हाँ ये देख लेते हैं। कल्लरी पाइतू, देखो मैं शॉर्ट न्यूज नहीं बता रहा हूँ, हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ, बाकी जो बड़ी न्यूज है मैं उसमें उतना खास तो दम नहीं है आज। कल्लरी पाइतू क्या है भाई, तो मार्शल आर्ट्स है। आपने वो मूवी देखी है ना, बागी मूवी, टाइगर श्रॉफ की, उसमें जो बंदा करता है ना, वो टाइगर श्रॉफ करता है, वो कल्लरी पाइतू होता है। और कल्लरी पाइतू के लिए ना हमारे यहाँ पे बहुत एक फेमस लेडी है, काफी ओल्ड है, बट अभी भी वो कल्लरी पाइतू बहुत आउटस्टैंडिंग करती है। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई इशू नहीं है। कल्लरी पाइतू क्या होता है भाई, केरला के अंदर फेमस है, ये संगम पीरियड के दौरान ये आया हुआ था। संगम पीरियड उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। ये भाई दो शब्द से बना है, एक तो कलरी और दूसरा पाइतू। कलरी का मतलब होता है ट्रेनिंग सेंटर, और पाइतू का मतलब होता है फाइट या फिर रिगरस फिजिकल प्रैक्टिस। इसके दो स्टाइल हैं, एक तो है वेदाखन, मतलब जो कि नॉर्दर्न स्टाइल बोला जाता है और मालाबार रीजन में होता है। दूसरा है थेक्कन, जो कि साउदर्न स्टाइल है और त्रावणकोर के एरिया में होता है। ओके, तो भाई नॉर्दर्न और साउदर्न को हम वेदाकन और थेक्कन बोलते हैं। ओके ग्रेट है। अभी ना थोड़े टाइम पहले दूसरे भी न्यूज में आए हैं, उन सब को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए। ये क्या है भाई, मार्शल आर्ट्स है, वो तो मैंने बता दिया आपको। देखो ये है हमारे मार्शल आर्ट्स के अलग अलग स्टाइल्स। जैसे कि केरला के अंदर हमने देख लिया कलरी पाइतू है, ठीक है। फिर साउथ में ही हम आते हैं, तमिलनाडु बाजू, तो हमें दो देखने को मिलते हैं। एक तो सिलम्बम है और दूसरा है वर्मम। ये जो तीसरा वाला है कुत्तू वियरिसाल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है, सिलम्बम और वर्मम। वर्मम, ये जो वर्मम है, ये थोड़े दिनों पहले न्यूज में भी था कि इस वर्मन को करते हुए जो शरीर, जो हमारी बॉडी है उसके जॉइंट्स को हम ठीक कर रहे थे, और फिजिकल ट्रेनिंग, ऐसा सब न्यूज में था, ठीक है। दूसरा वर्मम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कलरी हमें बागी में देखने को मिला, वैसे ही वर्मम जो है वो रिसेंटली एक मूवी आई हुई है, इंडियन 2, कमल हसन की मूवी मूवी है। वहां पे ये जो वो कमल हसन करता है ना, वो होता है वर्मम। ये मैं आपको मूवीज के एग्जांपल क्यों देता हूँ पता है, क्योंकि मैं खुद मूवीज बड़ी देखता हूँ, और ऊपर से आपको भी रिलेट होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको दिख रहा है कहीं पे, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप उसे भूल जाओ। ओके, फिर यहाँ पे आ जाओ। वर्मम देख लिया। ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में फेमस है मल्लखंब। ये मर्दानी खेल भी फेमस है, बट इतना नहीं, मेन हमें याद रखना है मल्लखंब। मल्लखंब में क्या करता है पता है, एक बड़ा सा ऐसा खंबा जैसा होता है, उसमें से हाथ से लटकते हैं, बस यही है मल्लखंब। फिर ऊपर आ जाइए अगेन। अभी हम उत्तर प्रदेश के देखेंगे, उत्तर प्रदेश के फेमस है, एक तो मुष्टि युद्ध और एक मल्ल युद्ध। इजी है याद रखने के लिए। मल्ल युद्ध ना अपना हरियाणा में भी होता है, बट ये उत्तर प्रदेश का हम याद रखेंगे। फिर पंजाब बाजू है भाई गटका। पंजाब बाजू गटका। गटका किससे परफॉर्म किया जाता है भाई, तो हाथ में तलवार होती है और तलवार से गटका परफॉर्म होता है। नहीं देखा ना तो एक बार देख लेना बस यूट्यूब पे, हर एक के जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार बस यूट्यूब पे एक एक सेकंड का शॉर्ट देख लेना, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। फिर भाई यहाँ पे आ जाइए बिहार बाजू, तो बिहार में है परीखुंडा। नो इट्स नॉट खुंडा, सॉरी माय बैड, इट्स खंडा। परीखंड या फिर परीखंडा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट यही है। फिर और देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अपना पुष्पा वाली जगह में है हमारा फेमस काथी समूह, और उड़ीसा में है अपना पाइका अखाड़ा। ठीक है, पाइका से आप ऐसा याद रख सकते हैं, पाइक याद रख सकते हैं। पाइक अगेन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है, तो याद रख सकता है आपको कि पाइका अखाड़ा और काठी समूह। और डायरेक्ट फिर आ जाते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में फेमस है थंगता। थंगदा की भाई तलवार बलवार से खेला जाता है, और उसमें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेजर होता है ये। फिर दूसरा मणिपुर में फेमस है सरित सरक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन थंगता है, बट फिर भी आपको याद रखना है। फिर मिजोरम में आते हैं, तो इनबुआन और इंसुक्वान। अभी देखो इसका नाम हार्ड है ना, तो वो याद रखना कि ये मिजोरम का है, इनबुआन और इंसुआन। ये आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, हटाइए। फिर निकोबार बाजू, साल्दू और किरीप अंडमान निकोबार में है। फिर अपना कश्मीर बाजू जाते हैं, तो स्काई या फिर स्काई ही प्रोनाउंस होगा मेरे ख्याल से, तो स्काई है। और हिमाचल बाजू थोड़ा, यस थोड़ा, दैट्स इट। ओके, मेरे ख्याल से सारे हमारे कवर हो गए, ये सारे हो गए। मेजर आपको कौन कौन से याद रखने हैं, केरला, तमिलनाडु, मणिपुर, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। और हम मध्य प्रदेश बीच में है, तो मलखंब है, याद रख लेना। आप एक दो बार देखोगे ना तो आपको याद रह जाएगा,
दिमाग लगाना नहीं होता है इसमें, बस 1 2 बार 3 बार देखना होता है, ऑटोमेटिकली याद रह जाता है। चलिए अभी वापस देखते हैं, एक और छोटा न्यूज देख लेते हैं। एक और है हमारा स्क्रैमजेट इंजन। ओके, तो आपने ये तो पता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे जेट इंजन होते हैं। जेट इंजन क्या, अपना जेट प्लेन होता है, ठीक है। इस जेट प्लेन में इंजन कौन सा लगता है, तो जेट इंजन लगता है। अभी ये जेट इंजन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। ये जेट इंजन प्लेन में भी लगता है, कोई कोई जो मिसाइल्स होती है उसमें भी लगता है सब, पर ये इसकी टाइप होती है। टाइप कौन कौन सी होती है, यहाँ पे आ जाइए, ये रहा, ठीक है। एक है हमारा टर्बोजेट इंजन या फिर टर्बोफैन बोलते हैं, फिर है हमारा रैमजेट इंजन, और एक है हमारा स्क्रैमजेट इंजन। एक और होता है फिर डुअल रैमजेट भी होता है, डुअल रैमजेट, बट फाइन, इन शॉर्ट रैमजेट ही है वो। तो देखो ये काम कैसे करता है, मतलब मैं बता देता हूँ ये कैसा है। तो ये हमारा प्लेन होता है ना, ऐसे जैसे समझ लीजिए ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है, प्लेन को। तो ये हमारा ऐसा प्लेन होगा, और ये उसके ऐसे पंख लगे होंगे, ठीक है। और इस पंख में जो होता है ना, ये होता है इंजन, इस तरीके से होता है। ये आपने, उम्मीद करता हूँ आपने देखा ही होगा, ये से दो दो बाजू इंजन होते हैं, और ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो ये जो इंजन लगे हुए हैं ना, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। तो आगे से अगर आप प्लेन को देखते हो मूवीज में या रियलिटी में, तो आपको ये इंजन याद आने चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हमारे टर्बोजेट इंजन, टर्बोजेट में क्या होता है, तो आगे पंखा लगा हुआ होता है। अगर आपने मूवीज में देखा हो तो कई बार दिखता होगा आपको, पंखा लगा होता है। ये पंखे का काम क्या होता है, जो अपने पंखे का काम होता है हवा को अंदर लेना। अभी देखो अपना पंखा हवा बाहर देता है, बट इसका इस तरीके से डिजाइन होता है कि हवा इसके अंदर जाती है, एकदम तेजी से अंदर जाएगी हवा। और भाई हवा अगर अंदर जाती है, यहाँ पे लग रही होती है आग, तो जैसे ही हवा अंदर जाती है तो हवा, हवा के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन भी बंद होगा, और ऑक्सीजन जैसे ही बंद होगा वैसे ही भी जहां से आग निकलेगी, और अपना प्लेन जो है वो आगे निकल जाएगा। क्यों आगे निकलेगा, क्योंकि भाई अपना न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब यहाँ से अगर आग निकल रही है, ये खुद फोर्स देगा, तो भाई एटमॉस्फेयर भी की भी उसे आगे धक्का मारेगा, फोर्स देगा, क्योंकि एक्शन है तो रिएक्शन होगा। ओके डन है। तो भाई टर्बोजेट में क्या होता है, सिर्फ फैन है, वो पंखे से हम हवा को अंदर खींच रहे हैं और अपना गाड़ी आगे बढ़ रहा है, दैट्स इट। अभी किस चीज को क्या बोलते हैं, जो जो हवा हम अंदर खींच रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। फिर कंप्रेस होना ना, कंप्रेस देखो हो रही है ना, हवा अंदर आती है और कैसे कंप्रेस होती है, बड़े से एरिया से छोटे एरिया में आने वाली है ना, पूरे बड़े से एटमॉस्फेयर में एकदम छोटे एरिया में आ गई, कंप्रेस हुई। फिर भाई कंबशन, कंबशन मतलब यहाँ पे देखो आग लग रही थी, तो मतलब आग में ये जली, कंबश हुई। और फिर क्या हुआ, अगेन यहाँ से एक्सपेंशन हो गया, यहाँ से वो जो हवा थी वो सारी की सारी जल के निकल गई। तो तीन प्रिंसिपल हमारे काम कर रहे हैं, कंप्रेशन, कंबंशन एंड एक्सपेंशन। अभी फिर हमने आगे बढ़े, हमने फिर बनाया रैमजेट इंजन। रैमजेट में क्या है कि पंखा हमने हटा दिया, तो अभी हवा कैसे आएगी, तो हमने डिजाइन ही इसी तरीके से बनाई कि ऑटोमेटिक कंप्रेशन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे तो क्या था, भाई बड़ा पंखा, छोटा छोटा छोटा, तो धीरे धीरे हम साइज कम करते जा रहे थे कि हवा अपने आप कंप्रेस हो, क्योंकि जितनी हवा कंप्रेस होगी ना, उतनी तेजी मिल जाएगी और जितनी वो गर्म हो जाएगी। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने शेप ही उस तरीके का बनाया ना कि हवा जितनी भी आएगी देखो ऑटोमेटिक ही कंप्रेस हो जाएगी। एकदम छोटी जगह हमने बना दी, एकदम देखो छोटी जगह बना दी, तो ऑटोमेटिक कंप्रेस होगी। और हवा आएगी क्यों, क्योंकि प्लेन में नीचे व्हील लगाए होंगे, प्लेन जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से हवा इसके अंदर आती जाएगी और एकदम तेजी से आएगी, और फिर यहाँ पे कंबशन में जाएगी और यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगा, सेम। अभी ये चलता ही रहेगा, हाँ। एक बार सिर्फ हमें आग लगा देनी है बीच में, और फिर ये चलता रहेगा। और ये हवा तो लेता ही रहेगा ना, अगर वो आसमान में भी पहुंच गया तो हवा तो कॉन्स्टेंटली अंदर आती ही जाएगी और उसका काम चलता जाएगा। बट इसकी स्पीड ना लिमिटेड थी, ये सुपरसोनिक तक चल रहा है, उसके बाद उतना वो पावर ले नहीं पा रहा था, मतलब उतनी वो ज्यादा हवा अंदर नहीं ले पा रहा था और इग्निशन नहीं हो पा रहा था। तो उसका हमने एक और तोड़ बना दिया, हमने फिर आगे बना दिया स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट का शेप थोड़ा सा और अलग होता है, और ये भाई हाइपरसोनिक तक काम कर सकता है, हाइपरसोनिक स्पीड तक काम कर सकता है। दैट्स इट, सेम ही है। ये अंदर आई कंप्रेशन, यहाँ पे कंबशन और यहाँ से एक्सपेंशन, ओके। अब ये सोनिक, सोनिक में क्या बोल के गया भाई, तो सोनिक स्पीड होती है ना, उसका मतलब होता है मैक, 1 मैक। मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, साउंड स्पीड। अभी सोनिक से अगर कम है तो उसको बोलेंगे हम सब सोनिक, ठीक है, क्योंकि उसका सब पार्टिकल है ना, तो सब सोनिक। अगर उससे ज्यादा है
तो हम बोलेंगे भाई सुपरसोनिक। अभी सुपरसोनिक का क्या है, तो 1 मैक से 3 मैक तक हो सकता है, और फिर उससे भी ज्यादा है तो हम बोलेंगे हाइपरसोनिक। ये भाई 5 मार्क्स से भी प्लस होता है। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि बहुत स्पीड में अगर चल रहा है तो तभी भी ये इंजन काम कर पाएगा स्क्रैमजेट, जबकि रैमजेट उतना स्पीड में काम नहीं कर पाता। ओके, अभी न्यूज में क्यों था, तो हमने एक नई टाइप का स्क्रैमजेट इंजन बनाया है जिसमें कूलिंग सिस्टम है, ताकि जल्दी से आपका जो इंजन होगा वो गर्म नहीं होगा। दैट्स इट, खत्म। और किसने बनाया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी डी DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये जो DRDO है उसकी ही बॉडी है, ठीक है। अभी सोचिए, 3 शॉर्ट न्यूज में ही हमारी 30 मिनट चली गई, बट फिर भी हो जाएगा क्योंकि बड़ी न्यूज में इतना नहीं है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, अभी बड़ी न्यूज देखते हैं। सबसे पहले हमारी रिपोर्ट है कि ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025। यहाँ पे बताया है कि ट्राइबल पॉपुलेशन है वो हमारी हेल्थ क्राइसिस को फॉलो कर रही है, उसके हेल्थ के इश्यूज है हमारे पास। सबसे पहले तो ये कॉन्क्लेव किस में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या बोला भाई, ट्राइबल्स को क्या क्या हेल्थ इश्यूज है, तो जियोग्राफिकल रिमोटनेस है, कि उनका जो टेरेन है वो माउंटेनियस है, पहाड़ वाला एरिया है, और वहां पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट पड़ा हुआ है, तो उधर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम अच्छे से नहीं पहुंचा पाते हैं। दूसरा है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि वहां पे कोई प्रोफेशनल्स ही नहीं है, ना ही डॉक्टर इतना अवेलेबल है, ना ही नर्स अवेलेबल है, ये दोनों है तो हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, दोनों काम कहाँ पे करेंगे, तो ये भी दिक्कत है। फिर लैंग्वेज बैरियर है, कि वहां पे बहुत सारे लोग नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, ना ही वो और कोई समझ सकता है, ना ही वो हमारी भाषा समझ सकते हैं। ऊपर से जो हेल्थ के डॉक्यूमेंट निकलेंगे वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं, भाई उनको ट्रांसलेट करके कौन देगा भाई। फिर एक और दिक्कत है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जितने भी ट्राइबल हैं वो अपनी एक कल्चरल नॉलेज लेके चलते हैं, कि भाई हम किसी कोई बीमारी होती है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको, ये वो ठीक है। बट क्या हमारा न्यू मेडिकल साइंस उसको कभी भी एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। और वो जैसे ही मना करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो वो लोग ऊपर से रिलेक्टेंस हो जाते हैं कि आप हमारी प्रैक्टिस को मना कर रहे हो, हमारी तो इतनी अच्छी है, उसका मतलब आप ही बुड़बक हो, आपको ही नहीं आता है कुछ। तो उनके अंदर भरोसा नहीं आ पाता है, इन शॉर्ट, कि भाई ये अच्छे हैं या नहीं है, वो भरोसा नहीं आ पाता है और काम नहीं होता है। तो भाई स्टेप क्या क्या लेने पाइए, तो हमें टेलीमेडिसिन के ऊपर काम करना चाहिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाना चाहिए। टेलीमेडिसिन मतलब कि भाई इंटरनेट के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप मेडिसिन सर्विसेज दे रहे हो, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो। और मोबाइल मेडिकल यूनिट मतलब कि समझ लीजिए कोई वैन है, या फिर कोई छोटी सी गाड़ी है, उसमें आपने जो भी फैसिलिटीज लगानी थी लगा दी, और लेके गए हर जगह पे घुमा लिया कि किसको जरूरत है भाई आ जाइए। ये ना बहुत ही अच्छी बात है, एक्चुअली हर जगह पे अगर इम्प्लीमेंट हो ना, ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर भाई कल्चरल सेंसिटिविटी लाने की जरूरत है, जो उनकी जो प्रैक्टिस है ना उसको मान लो यार, कि उनको भी थोड़ा भरोसा बने और भाई लगे कि नहीं भाई ये लोग ठीक है। फिर टारगेट करना है इंटरवेंशन, जैसे कि भाई रेयर डिजीजेज है, जैसे कि कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, या फिर माल नरिशमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस। इन सबको आप जल्दी टारगेट करो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें 4 R के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो फर्स्ट रिस्पेक्ट करना ट्राइबल कल्चर को, दूसरा रेलेवेंस बताना ट्राइबल कम्युनिटीज का, फिर रेसिप्रोसिटी बताना मतलब कि टू वे प्रोसेस करना लर्निंग और एक्सचेंज का, और रिस्पॉन्सिबल काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना विथ एक्टिव एम्पावरमेंट। ओके, अभी देखो ये RRR जो है ना, ये आप बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो। आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा कंक्लूजन नहीं बैठ रहा है, या फिर यहाँ पे मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा है, वहां पे लिख दीजिए रिस्पेक्ट, रेलेवेंस एंड रेसिप्रोसिटी एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये मस्त चला जाएगा। ये सब ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ओके, फिर पैरामीटर्स क्या क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया की बात चल रही है, तो भाई स्टंटिंग 40% है, वेस्टिंग 27% है, अंडरवेट 39, मोर्टालिटी 41, अंडर 5 मोर्टालिटी 50, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 82 एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन 76। अभी स्टंटिंग मतलब क्या होती है भाई, हाइट न बढ़ना। वेस्टिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग बंदे का वेट न होना। अंडरवेट मतलब एकदम वेट कम है, ये वाला वेस्टिंग होता है शायद मोटापा, मैं भूल गया यार। हाँ हाँ, वेस्टिंग मतलब वही है कि भाई आपके बॉडी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपके अंदर न्यूट्रिशन ना होना, आपके अंदर उतनी ताकत ना होना, उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक से ना होना। और अंडर वेट मतलब आपका वेट ही नहीं है। इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब आप छोटी उम्र में ही लोगों की डेथ हो जाती है, मतलब कि चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है, वो इन्फेंट मोर्टालिटी। जो इन्फेंट होते हैं 1 साल से कम वाले होते हैं उनकी डेथ। फिर है अंडर 5 मोर्टालिटी मतलब कि 5 साल के अंदर की है और डेथ हो जाती है। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है। और इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि जो हम
अपना वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं मिशन इंद्रधनुष के अंदर, उसकी बात चल रही है, इंद्रधनुष। तो ये सब के डेटा है, ठीक है। ये डेटा सब याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेगी कि यह इशू हमें देखने को मिलता है, दैट्स इट। हम लिखेंगे कैसे कि भाई एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वी आर विटनेसिंग अ मेजर स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन लैकिंग इन ट्राइबल पॉपुलेशन, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, इम्यूनाइजेशन मत बताना, वो तो अभी भी अच्छा इंडिकेटर है, दूसरे बता देना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेलिब्रेट की है 10 साल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा प्रोग्राम। इट इज अलाइन विद विकसित भारत 2047 वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि हमारा फोकस है वुमेन का डेवलपमेंट नहीं, बल्कि वुमेन से डेवलपमेंट। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट ये किसका जॉइंट इनिशिएटिव है? तो वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, सॉरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बाद में आगे जाके इसमें अंदर स्किल डेवलपमेंट मिशन, सॉरी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी इसके अंदर आ गए हैं। ओके, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में इसका पैसा बांटा जाता है। और ये वन ऑफ द वर्टिकल है मिशन संबल का। अभी संबल क्या है भाई? तो मिशन शक्ति है हमारा, ठीक है, एक, और मिशन शक्ति के अंदर दो पार्ट पड़ते हैं, एक है संबल और दूसरा है सामर्थ्य, ठीक है। अभी संबल, बल का मतलब क्या है? पावर। तो जो भी चीजें उनको पावर प्रोवाइड करेंगी वो इसके अंदर आएंगी। ये यूजुअली प्रोटेक्शन की और आगे बढ़ाने की बात करता है। और सामर्थ्य क्या है? तो आपका सामर्थ्य मतलब कैपेसिटी, तो जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात करता है वो सारी इनके अंदर आ जाती है। वैसे ही जो अपना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये संबल के अंदर आता है, ठीक है। ओके, फाइंडिंग्स क्या क्या है भाई, मतलब एम क्या क्या है? तो हमें सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है उसको हर साल 2 पॉइंट से बढ़ाना है। फिर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की परसेंटेज है उसको भी हमें 95% के ऊपर लेके जाना है। फिर एवरी ईयर हमें 1% इंक्रीज करना है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर और स्किलिंग के अंदर। फिर ड्रॉप आउट रेट है जो गर्ल के अंदर उसको कम करना है। और हमें सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस लेके आनी है। और एट लास्ट जो कि याद रखना है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर कैपिटल एसेट क्रिएशन ऐसा कुछ भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखिए क्या टारगेट हम मेट कर पाए हैं। तो पिछले 10 सालों में हमने सोचा क्या था कि सेक्स रेशियो जो है वो हर साल 2 पॉइंट से बढ़ाएंगे, पर पिछले 10 सालों में हमने कितना बढ़ा है? तो भाई 12 पॉइंट बनाया है। बढ़ना कितना चाहिए था? 20 बढ़ना चाहिए था, बट ठीक है, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ये भी अच्छा ही है। 12 पॉइंट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि भाई अच्छा तो किया है, कम अच्छा किया, बुरा अच्छा किया, मतलब किया तो है, दैट्स इट। फिर जो हमने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की थी कि भाई हर साल 1% बढ़ाना है, वो कितना बढ़ा है? वो 2.4% ही बढ़ा है पिछले 10 सालों में, तो ये कम है भाई। अभी के लिए टोटल कितना है? तो 78 है, और अभी के लिए हमारा सेक्स रेशियो पूछे तो वो 99:30 है। और एट लास्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो ये बहुत अच्छी बढ़ी है भाई, उसमें बोलना पड़ेगा, हमारे 97% के भी ऊपर चला गया है। हमारा टारगेट ही क्या था? तो 95% के ऊपर का था, 97 तो पहुंच गया, तो ये अच्छी बात है। 2014 में देखे तो ये 61% ही था, तो मतलब बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया है। ये सारा डेटा ना आपको बहुत सारी जगह पे काम आएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसे याद रख पाए, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह पे काम आएगा मुझे भी नहीं पता है, बहुत जगह पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है वुमन, सॉरी, ब्लूप्रिंट टू क्लोज वुमन हेल्थ गैप। अभी देखो, वुमन सिर्फ पूछे ही नहीं रह जाती है, हर एक चीज में उनको इम्पैक्ट का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, जो पॉवर्टी है और उसके रिलेटेड चीजें हैं, उनके रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है, वो भी 25% वुमन ज्यादा फेस करती है व्हेन कंपेयर टू मेन। तो देखो, इसमें दो चीजें बताई गई है कि 9 कंडीशन है, उसको 1/3 में वुमन में हेल्थ गैप देखने को मिला। जैसे कि कंडीशन जो अफेक्ट करती है लाइफ स्पैन को, और दूसरा कंडीशन जो कि अफेक्ट करती है हेल्थ स्पैन को। ओके, लाइफ स्पैन के बारे में बात कर लें तो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, फिर हेमरेजेस हो गए। और हेल्थ स्पैन की बात करें तो भाई मीनोपॉज हो गया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो गया, और माइग्रेन हो गया। ये माइग्रेन तो भाई आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। और भाई ऐसा ना हो तो पोटेंशियल कितना है, हम हर साल हेल्थ गैप के लिए जो क्लोज करके $1 ट्रिलियन जनरेट कर सकते हैं बाई 2040, तो बहुत बड़ी बात है। और हम 75 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स भी ऐड कर सकते हैं एन्युअली। मतलब क्या बोला है कि भाई आप जब बीमार नहीं हो तो आप काम करने वाले हो ना, बीमार होंगे तो उसका जो आपका काम का घंटा है और काम के दिन है वो कम हो जाते हैं, और नहीं हुए तो क्या होगा कि उतना आपका एड ऑन हो जाएगा एन्युअली 75 मिलियन जितना, तो बहुत अच्छी बात है।
अभी हमें भाई क्या क्या रिपोर्ट में बोला गया था इन लोगों ने, देखो ये कुछ भी आप अभी लिखने जाओ, वुमेन के रिलेटेड कुछ भी लिखने जाओ तो आगे आपको क्या लिख देना है, सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर ये इनकी रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ गैप रिपोर्ट। क्या लिखोगे भाई, डिस्क्रिपेंसीज है डेटा के अंदर, वो कलेक्ट ही नहीं होता है, रिसर्च पे गैप है, अगर कलेक्ट होता है तो ठीक से नहीं होता है, डिस्परिटीज है केयर डिलीवरी के अंदर, कल्चरल बैरियर्स भी है और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, इसको ठीक कैसे करोगे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट लाइए, कल्चरल बैरियर्स है तो भाई इंक्लूड कीजिए ऑल वुमेन एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम को, डिस्परिटीज है केयर डिलीवरी के अंदर तो भाई इसको केयर कीजिए, ठीक है। जैसे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हमने प्रोवाइड की है, रिसर्च गैप है तो भाई स्टडी कीजिए वुमेन के ऊपर कि कैसे काम कर सकते हैं, और एट लास्ट काउंट कीजिए वुमेन के डेटा को होलिस्टिकली और उसे टाइम बाय टाइम पब्लिश भी कीजिए। ओके चलिए, ये सब एकदम ही नॉर्मल पॉइंट था, आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हैं, बाकी ऐसे भी रह जाता है, ये सब कॉमन पॉइंट है, हम ऐसे भी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भाई गाइडलाइंस इशू की है फॉर ई कॉमर्स प्रैक्टिसेस। ओके, ई कॉमर्स मतलब क्या बात चल रही है, ऑनलाइन जो डिलीवरी हम लेते हैं ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये सब जो ऑनलाइन हम धंधा कर जो लोग करते हैं उनसे खरीदना बेचने का काम, वो ई कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब इंटरनेट के थ्रू, फोन के थ्रू चल रहा है। ओके, और ना ये मैंने ऊपर बताना भूल गया, ये देखो ये वुमन के बारे में क्वेश्चन, तो हर साल वुमन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्टली कोई लिंक नहीं हो रहा था उसकी हेल्थ के साथ, तो मैंने यहाँ पे दूसरा लिख दिया, 2023 का ही क्वेश्चन है जो कि इनडायरेक्टली हेल्थ है, कि भाई सुसाइड क्यों कर रही है यंग वुमन। ओके, अभी वापस नीचे आते हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, तो ऑलरेडी यूपीएससी ने ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है 2015 में, हो सकता है अभी कुछ चेंज आ जाए। तो देखो ई कॉमर्स को इन लोगों ने बोला क्या है कि आपको कैसे काम करना है, तो 3 फेज में बांट दिया है, एक तो प्री ट्रांजेक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन और तीसरा पोस्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब मैं कोई चीज बांधने के लिए जो पेमेंट करता हूँ ना, वो ट्रांजेक्शन, तो उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन से पहले तो भाई ऑथेंटिसिटी सेलर की प्रोवाइड कर लेनी है कि भाई ये जो बेच रहा है सामान वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो तो चीटिंग नहीं कर रहा है। और दूसरा आपको डिस्क्लोज कर देना है रेलेवेंट डेटा, जो कोई भी रिलेटेड हो सब, जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट को कैंसिल कैसे कर पाओगे, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वो कहाँ से ओरिजिन करता है, सब कुछ बताना है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कि भाई मैंने पेमेंट के दौरान था, मेरा पेमेंट हो चुका है, अभी क्या क्या इसके अंदर है, तो भाई सबसे पहले इन्फॉर्म करना कस्टमर को कि कितने अंदर आ रहा है, किस क्या क्या चीजें इसके अंदर टिक है ऑलरेडी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक चीज लेने जाते हो, 2-3 ऑलरेडी टिक होती है भाई अंदर। फिर भाई जो उसका ट्रांजैक्शन व्यू है वो आपको बताना है कि कितना लास्ट में आप पेमेंट कर रहे हो। फिर ट्रांसपेरेंस प्रोसेस एंड पॉलिसीज रखनी है, और एट लास्ट आपका पेमेंट हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है जरूरत पड़े। और ये सब कॉमन है, अगर आप कभी भी ऑनलाइन चीज लिए हुए हो तो ये सब आपको पता है। फिर पोस्ट ट्रांजेक्शन में क्या देखना होता है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, बाकी कुछ काम नहीं होता है, लड़ाई बड़ाई होगी या फिर कोई इशू है तो उसको आपको रिड्रेस कर देना है। ओके, जनरल प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये सब में होते ही है कि भाई बैन प्रोडक्ट है उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, मतलब उसको नहीं बेच पाओगे। फिर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है, और एट लास्ट काउंटर फेट प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है, और ना ही हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायोलेशन करना है, ठीक है। ई कॉमर्स सेक्टर की बात करें तो भाई अभी के लिए 60 बिलियन के आसपास चल रहा है, पिछले साल से कंपेयर करें तो 22% जितनी ग्रोथ भी दिखाई है, बट इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी 60% जो चल रहा है वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाई 2030 235 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा, मतलब बहुत बड़ी बात है। और सब प्लॉट की बात करें तो भाई B2B FDI 100% भी अलाउड है, और 100% FDI हमें ऑटोमेटिक रूट से भी अलाउड है। बट हमारा एम क्या है भाई, तो 2030 तक हमारा एम है हम 200 से 300 बिलियन का अपना जो ई कॉमर्स है एक्सपोर्ट उसको टच कर लें। ओके चलिए, इतना काफी है, ठीक है। ई कॉमर्स के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है जैसे मैंने बताया, तो ध्यान से, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो देखो नॉर्मल नॉर्मल बात बोली गई है यहाँ पे, जो अपनी डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, इसमें जो डायमंड की रिलेटेड बात है ना, उसमें थोड़ा सा रिलैक्शन दे दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मेन मोटिव क्या था, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना नेचुरल कट एंड पॉलिश्ड डायमंड को, दैट्स इट। अभी इसमें फिर छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है, बट बाकी मेन यही है हमारा काम। तो अभी क्या ड्यूटी फ्री हम सारे के सारे डायमंड को लेने वाले हैं? नहीं,
बस यही ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट याद रखना कि सारे डायमंड नहीं आएंगे, कौन कौन से आएंगे, तो जिसका जो कैरेट होते हैं 1/4 कैरेट से जो कम होंगे, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो वैल्यू एडिशन ऑफ 10% के ऊपर से लगेगा, ठीक है, 10% जितना होगा। और जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं, मतलब जिस डायमंड को लैब में बनाया जा रहा है, उसके ऊपर अगेन ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कौन सी ड्यूटीज हट जाती है, तो भाई कस्टम ड्यूटी हट जाती है, एजुकेशन सेस, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी सारी हट जाती है। इससे देखो क्वेश्चन आएगा ना, तो यही आएगा कि भाई सारे डायमंड एग्जम्प्ट है या नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि सारे नहीं है, कुछ कुछ के ऊपर टैक्स अभी भी लगता है, जैसे कि लैम ग्रोन डायमंड, और जिसका जो कैरेट है वो बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर भी लग सकता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है जो डायमंड इंडस्ट्री फेस कर रही है? सबसे पहले तो भाई ग्लोबली शार्प डिक्लाइन है, अभी मार्केट इतना चल नहीं रहा है डायमंड का, तो कोई डिमांड ही नहीं है। फिर बहुत सारे, अगर डिमांड नहीं है तो क्या होगा, आपके पास जो पड़ा हुआ है माल वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो बहुत सारे अनसोल्ड इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि मेरे पास कितना सामान पड़ा हुआ है। फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बड़ा हाई है, और जो बैंक है वो भी इनके सामने रिस्क लेकर पैसा लिया लोन नहीं देना चाहती है। तो ये चैलेंजेस है। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, तो हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड जो है उसको और एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए। फिर फॉरेन रफ डायमंड सेलर्स जो है उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स को हमें हटा देना चाहिए, एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। फिर प्रॉपर रेगुलेशन करना चाहिए लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री का। दैट्स इट। स्टैटिस्टिक्स देख लो, तो भाई इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डायमंड का, पॉलिश डायमंड का। 90% जितना रफ डायमंड बाय वॉल्यूम हम प्रोड्यूस करते हैं, और 33% जितना हमारा एक्सपोर्ट होता है बाई वैल्यू, ठीक है। ये 90% हमने बोला था, वो बोला था वॉल्यूम, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन बस एक ही वही आ सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो सकता है। ओके चलिए आगे देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्री फूड सिस्टम। देखो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और हम इतना ज्यादा नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, एक सेकंड, सॉरी, तो हम भाई इतना ज्यादा नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं कि हम हर साल ईच ईयर 150 टेराग्राम ऑफ नाइट्रोजन अपने सरफेस के अंदर डाल दे रहे हैं भाई। तो ये सोचो कितना हाई होता है, इट्स वेरी ह्यूज। टेराग्राम मतलब होता कितना है, तो 100 करोड़ किलो होता है ना, तब जाके एक टेराग्राम बनता है, और ये हमारा 150 टेराग्राम है। मतलब आप क्वांटिटी सोच ही नहीं सकते हैं, उतना हम नाइट्रोजन अपने लैंड सरफेस के अंदर हर साल डाल देते हैं। और एज पर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट की ऐसा ही हम करते रहे ना, तो 2000 सॉरी 2100 तक हमारा ये पर ईयर 600 टेराग्राम तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। नाइट्रोजन क्यों होता है भाई, लॉस क्यों होता है, तो इमिशन करते हैं हम एमोनिया NH3 का और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, इसलिए देखने को मिलता है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड इमिट करते हैं हम, उससे देखने को मिलता है। और फिर लीचिंग होती है नाइट्रेट्स की इन सॉइल, उससे भी देखने को मिलता है। फिर भी नाइट्रोजन के हम सिर्फ हम ही यूज करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जितना भी नाइट्रोजन आ रहा है उसमें से 1/3 जितना तो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टॉक सेक्टर्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी के थ्रू आ रहा है। डुअल इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन यूज किया है, तो जुडिशियस यूज करे तो बहुत फायदा देगा, अपने जो क्रॉपिंग ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बट यही यूज अगर हम एक्सेसिव करने लगते हैं, तो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो भी हम तबाह कर देंगे। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्या होता है, तो देखो दो टाइप के ओजोन है, ठीक है, एक तो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन रहता है, और दूसरा आसमान में स्ट्रेटोस्फियर के एरिया में होता है। अब ये स्ट्रेटोस्फियर में होने का मतलब है गुड, ठीक है, ये हमें बचाता है जो सन से रेज आ रही होती है, यूवी रेज, उससे ये हमें बचाता है। बट एट द सेम टाइम ओजोन का जमीन के यहाँ पे होना इज बैड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला है स्ट्रेटोस्फियरिक वाला, उसी को हम तोड़ दे रहे हैं, तो उसको तोड़ेंगे तो दिक्कत तो होगी, राइट। अभी सूटेबल हमने क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, तो भाई हम इंक्रीज कर दे रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन यूज में एफिशिएंसी लेके आइए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम ट्राई करें, मतलब ट्राई क्या होता ही है, उसको और बढ़ा दें। और फिर सेट करें नेशनल कमिटमेंट्स को। ओके अभी देखो आपका होमवर्क क्या मैं देता हूँ, आप ना आज का क्या करोगे, नाइट्रोजन की जो साइकिल है उसको आप पढ़ लोगे। मैंने यहाँ पे नहीं डाली हुई है क्योंकि बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है, तो नहीं डाली है, बट आपको पढ़ लेना है। फिर देखो हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। शॉर्ट न्यूज में सबसे पहला है आर्कटिक बोरियल जोन। तो देखो आपको आर्कटिक तो पता है, ठीक है, और
आर्कटिक से ही हमारा आंसर हो जाएगा वैसे तो, बट फिर भी जो आर्कटिक एरिया में तुंद्रा बायोम होती है, ठीक है। तुंद्रा मतलब वो पेड़ों वाला टाइप है, फिर बोरियल फॉरेस्ट होता है, वेटलैंड होता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, तो आर्कटिक बोरियल जोन बोलते हैं। दैट्स इट, खत्म। तो आगे से आपको अगर पूछा जाता है तो कि आर्कटिक बोरियल जोन कौन सा है, तो ये अर्थ के जो आर्कटिक रीजन में अंदर जो पड़ता है एरिया, वो आर्कटिक बोरियल रीजन है। ओके, आर्कटिक से बनता है अपना आर्कटिक। बोरियल क्या है, तो ये बोरियल जंगल का नाम है, ठीक है। फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इसके। और जोन मतलब तो जोन। ओके, आपको ध्यान क्या रखना है, इसका बस मतलब क्या है, और यहाँ पे कौन सी बायोडाइवर्सिटी होगी, तो वे बोरियल फॉरेस्ट है, जिसको ताइगा के नाम से भी जाना जाता है। ये शायद पूछ ले, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है, यस वी नो। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो, नेक्स्ट से पहले देख लेते हैं, ऑलरेडी यूपीएससी ने 2020 में पूछा था सरकम पैसिफिक जोन क्या होता है। तो हो सकता है अब वो पूछ ले कि आर्कटिक बोरियल जोन क्या हो सकता है। ओके, फिर है भाई पॉलिनेटर। तो पॉलिनेटर कौन होते हैं, तो भाई तितली है, अपना बैट है, बटरफ्लाई है, ये सब क्या करते हैं, एक फूल पे बैठते हैं, उसके पॉलन को उठाते हैं और दूसरे में चले जाते हैं। इसी के थ्रू जो फूल्स होते हैं उसका ब्रीडिंग हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जो पॉलिनेशन करते हैं, वो करने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो पॉलिनेटर्स। ओके, और यहाँ पे क्या बोला था, अगेन नाइट्रोजन का ही बात था कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करने की वजह से जो फ्लावर की ग्रोथ है वो 5 गुना कम हो चुकी है, और साथ ही साथ जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है वो भी ऑलमोस्ट हाफ जितनी कम हो चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हमें ये मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में भी काम आएगा। ऐसा क्यों हुआ है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इसको हमने ये जो पॉलिनेटेड ट्रांसफर होता है इस पे भी इम्पैक्ट पड़ा। अगर ये ना हो तो पॉलिनेशन का इम्पैक्ट क्या है, हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, तो भाई फूड सप्लाई हमारी अच्छी होती है, क्योंकि वर्ल्ड की फूड क्रॉप का 35% हमारे यहाँ से आता है। और जो इकोसिस्टम सर्विस है अपनी हेल्थ केयर सर्विस, वो भी अच्छी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 75% ऑफ फार्मिंग प्लांट रिलाई ऑन द पॉलिनेटर्स। क्योंकि मधुमक्खी मधुमक्खी ना हो तो ये हो ही नहीं सकता ना, एक फूल से दूसरी जगह उसके पॉलन कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो इनका होना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट होता क्या है, ये ना फूल ऊपर बैठते हैं, अपने पैर वैर जमा दिए, और कुछ उसमें जो इंपॉर्टेंट अपनी चीजें थी वो उनके पैरों में चिपक गई, ठीक है, पॉलन बॉलन चिपक गया। फिर वो जब दूसरे पैरों में दूसरी जब फूलों पे जाएंगे, तो यही पैरों से जो चिपका हुआ था वो नीचे से रिलीज हो जाएगा और अपना पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए, ऑस्ट्रल हाउस कैसे करना है, ऑस्ट्रालोपिथिकस, यस वो सही रहेगा, ऑस्ट्रालोपिथिकस। तो बहुत सारी हमारी पुरानी स्पीशीज है, ठीक है, मतलब ह्यूमंस की पुरानी स्पीशीज, उसमें से एक ये भी है। और इसकी हमें फाइंडिंग्स से पता चला कि ये भाई वेजिटेरियन थे, ये इतना नॉनवेज नहीं खाते थे या फिर बहुत ही कम खाते थे। कैसे पता चला, तो भाई इनके दांतों में जो इनेमल होता है उसमें हमें ऑलमोस्ट 9 के बराबर मीट के सैंपल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है, कि ये जो लोपिथिकस है ये वेजिटेरियन थे। और या देखो एक्सट्रीम पूछ लेना कि सारे के सारे वेजिटेरियन थे, वो बिल्कुल ही नहीं खाते थे, तो गलत कर देना, क्योंकि हमको थोड़ी ना डेफिनेटली पता है, हो सकता है वो खाते भी हो बट बहुत ही कम खाते हो। ओके, फिर भाई यहाँ पे आ जाइए, मिशन स्कॉट। तो भाई दिगांतर की टीम ने इसको लॉन्च किया है। स्कॉट, स्कॉट का नाम क्या है, जैसे इसको बस आप फुल फॉर्म देख लीजिए, तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो क्या करने वाला है, स्पेस का कैमरा है, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाला है, सिंपल। इसको कहाँ पे रखा जाएगा, तो भाई हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इमेजिंग लियो को करेंगे और एक्यूरेसी ऑफ सैटेलाइट को बढ़ा देंगे। हटाइए, मेन यही काम का है। स्कॉट किसका है, तो दिगांतर है, उसका काम क्या है, तो स्पेस कैमरा को ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, दैट्स इट। फिर स्कैमजेट इंजन हमने देख लिया है। फिर है फसल बीमा योजना। तो देखो ये डेटा को आपको याद करना है, ये बहुत काम आएगा। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बताया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस से क्लेम आ रहे हैं फसल बीमा योजना के अंदर, इसमें से 4.14 लाख जितने बोगस है, मतलब कि डुप्लीकेट है, कि एक्चुअली ऐसा कुछ फसल बिगड़ा ही नहीं है और इन लोगों ने खामखा झूठा मूठा बताया हुआ है, या फिर जो बेनिफिशियरी है वही घोस्ट बेनिफिशियरी है, कि ऐसी कोई जमीन ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही पर्सन एग्जिस्ट करता है। ओके भाई, फसल बीमा योजना के अंदर क्या है, तो एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आपको हेल्प किया जाएगा, पैसों से हेल्प किया जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इंश्योरेंस है, ठीक है। बीमा, बीमा का मतलब ही क्या होता है, इंश्योरेंस। ओके, ये किसकी भी है मिनिस्ट्री के अंदर, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर सारे के सारे फार्मर कनेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, शेयर प्रॉपर्स हो या फिर टेनेंट्स हो, सारे इंक्लूड होंगे।
कवर ये क्या क्या चीज कर रहे हैं, तो भाई फूड क्रॉप कर रहे हैं, ऑयल सीड्स कर रहे हैं, एन्युअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप की डिमांड जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हमारी सारी न्यूज होगी। ठीक है, ये बड़ी होगी। यस 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 यस, डन डन डन। हाँ, सारी बड़ी न्यूज हो गई है और छोटी न्यूज भी हो गई है। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। सारी की सारी हमने देख ली है, जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, ये जो हमारी न्यूज थी ये एस्ट्रोलॉपिक्स, इसमें बस याद क्या रखना है कि ये लोग नॉनवेज नहीं खाते थे या फिर कम खाते थे, क्योंकि उधर ऐसा आ गया ना तो ऐसा बोलेंगे कि भाई जितनी भी स्पीशीज थी सारी की सारी नॉनवेज खाती थी। तो हमें ये याद रखना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आज के आपके क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, तो अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। नए से लेकर पुराने सारे पीवाईक्यू हैं, आपका अटेम्प्ट करना आपका फर्ज है। और ये 2015 का क्वेश्चन मैंने मेंस के लिए भी डाल दिया है। ठीक है, तो भाई इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। और हाँ भाई, जो रैपिड रिवीजन है ना, रैपिड रिवीजन की जो आप बात कर रहे हो वो मैं लेके आऊंगा, सोच रहा हूँ आऊंगा ही आऊंगा। और हम वही रखेंगे, 7-8 वीडियो बनाएंगे पर सब्जेक्ट, और उसमें पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। होगा डेफिनेटली वो रैपिड, उधर मैं एकदम आराम आराम से नहीं समझा सकता हूँ, बट समझा बिल्कुल दूंगा सारा का सारा। और हर एक का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि देखो ये है ना कॉन्स्पिरेसी केस के नोट, वैसे हर एक चैप्टर के ऑलमोस्ट मेरे पास सबके नोट्स हैं। तो बस वही है। और मेरे मेरे जितने भी नोट्स होते हैं सारे के सारे नोट वो 1 पेज में ही होते हैं। और ये 1 पेज कोई चीटिंग वाला 1 पेज नहीं है, ये लिखा हुआ कायदे से 1 पेज है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने बहुत कुछ लिखा है बस छोटे अक्षरों में मैंने टाइप कर दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली 1 पेज है, आपको अगर आता है तो उससे काम हो जाएगा। ओके, चलिए काफी है, इतना सुनने के लिए आप शुक्रिया। जय हिंद।